हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा। आज मैं आप लोगों को सीटेट का सेट नंबर 1 एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए आज। ओके। देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वनों वृक्षों के है। जानते हैं, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग यहाँ से देखिए, सॉरी 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 देखिए हम लोग देखिए इस क्वेश्चन का क्या है। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों का लक्षण। ठीक है, जो ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष है, इसका क्या लक्षण है। देखिए आपका जब आप यहाँ से टेम्परेट रीजन से यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और जब यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ये अल्पाइन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो जब टेम्परेचर क्या होता है तो जानते हैं उसकी मतलब क्या होता है, जो उसकी पत्तियां होती है वह क्या होता है, सुई नुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर सुई जैसी होती है और तिरछी शाखाएं होती है। ठीक है, या मोम जैसा तना मोम जैसा नहीं होता है, लंबी गहरी जड़ें नहीं होती है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां की जो क्या होती है, जो पत्तियां होती है, अगर कभी भी सुई नुमा पत्तियां आए, क्योंकि वो डेवलप नहीं होते, जो उनकी पत्तियां होती है कैसी हो जाती है, बहुत पतली रह जाती है। ठीक है, और तिरछी शाखाएं होती है। ठीक है, मोम जैसा नहीं, ये नहीं है। लंबी गहरी जड़ें, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जैसे तिरछी शाखाएं और सुई नुमा पत्तियां होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, ठीक। वी आर कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संपर्क बलों का समुच्चय का द्योतक है। ऐसा इसमें कौन सा है जिसमें जैसे देखिए कनेक्टेड, देखिए स्थिर वैद्युत बल ये नहीं है, घर्षण बल है। ठीक, चुंबकीय बल भी नहीं, चुंबकीय बल चुंबक जैसे होता है प्लस माइनस, ये आकर्षण करता है। मांसपेशीय बल, घर्षण बल पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। घर्षण बल तो है। गुरुत्व बल ये भी है, नहीं गुरुत्व बल नहीं है। ठीक है, यहाँ आकर्षण होना चाहिए। ठीक है, कर्षण बल, मांसपेशीय बल होता है, और घर्षण बल। देखिए क्या रहा, दो बलों का संपर्क। जैसे देखिए आपका ये सरफेस पे कोई जैसे टेबल पे बुक रखा हुआ है, तो देखिए एक टेबल पे ऊपर से ये बल लगा रहा है, देखिए एक बल ये इधर से लगा रहा है और दूसरा नीचे से एक बल लग रहा है। ठीक है, तो ये कैसा बल होता है, घर्षण बल होता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल भी जो नीचे, देखिए आपका गुरुत्वीय बल क्या, जो नीचे कोई चीज गिरता है तो जिसके अपोजिट, जैसे इसका ये मतलब है कि अपोजिट दो बल लग रहा है। ठीक है, तो मतलब नीचे गुरुत्वीय बल भी है, नहीं गुरुत्वीय बल नहीं है, सॉरी, मांसपेशीय बल, और क्या है, मांसपेशीय बल है, और ये आकर्षण बल यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मांसपेशीय बल और घर्षण बल ये दोनों है। अगर ये भी नहीं है तो इसका आकर्षण हो सकता है या जो भी हो, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही है। क्योंकि जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो हमारे नीचे जो सड़क पे हम लोग चलते हैं, हमारे पैर का जो स्लीपर होता है और नीचे आपके जो सड़क होता है, इन दोनों के बीच में जो संपर्क बल लगता है, और पहली बात एक दूसरे के अपोजिट बल लगता है। घर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट विपरीत बल का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, संपर्क बल के साथ साथ ये विपरीत बल का भी एक एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर नंबर 2, क्योंकि कर्षण का मतलब अगर नहीं क्लियर है तो मांसपेशी और घर्षण बल इसी का संपर्क बल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क बल में आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए। देखिए पहला, उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम की दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शन नहीं माना जा सकता है। फर्स्ट सही कथन। ओके, दूसरा, सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है, ये तो सही है। कभी सूर्य साउथ में, मतलब सॉरी ऊपर, और कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में निकलता है, तो ये तो सही है। दूसरा, ग्रीष्म आयानांत मतलब अंत के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर खिसक जाता है, नहीं दक्षिण की ओर जाता है, ये उत्तर दिशा की ओर नहीं जाता। कथन, शीतकालीन मतलब ठंडी में आयांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाता है, ये भी नहीं होता। देखिए दूसरा, सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है। ठीक, ग्रीष्म आनंद के दौरान सूर्योदय का उत्तर दिशा की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं, थर्ड नहीं सही है। फर्स्ट क्या, उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम की दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शन नहीं, मौसम की दिशा नहीं निर्धारित करता है। ठीक है, तो जो आपका थर्ड का आंसर होगा, थर्ड में आपका S1 S2 तो सही है,
और S1 से ये देखिए ये तो गलत है क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर नहीं जाता है, ठीक है। और शीतकालीन में जानते हैं ये अपोजिट लिख दिया, थर्ड और फोर्थ अपोजिट आंसर लिख दिया, इसीलिए ऑप्शन यस 1 और S2 सही है। हाँ, आंसर नंबर बी करेक्ट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, देखिए एसिड बेस क्या होता है, पहली बात देखिए इसका पीएच स्केल होता है, इस बेसिस पे होता है और आपके लिटमस पेपर के इंडिकेटर पे होता है, ठीक है। देखिए बताती हूँ कि अगर आप 7 आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यहाँ मैं क्यों बता रही हूँ, और 7 के ऊपर होता है जो 1 to 6 ये एसिड को डिसाइड करता है, एसिड, और 7 के बाद 8 to 14 ये क्या डिसाइड करता है, बेस। दूसरी चीज आपका जब लाल लिटमस नीला हो जाता है, एक ये हो जाता है, ठीक है, जब लाल लिटमस नीला हो जाता है तो बेस होता है, ठीक है, और नीला लिटमस लाल हो जाता है तो वो अम्ल होता है, इस बेसिस पे होता है। देखिए जैसे अब क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, आम छर का संग, लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, ओके, नमक और हल्दी, नमक तो नहीं होगा, हल्दी होगा, अभी बताती हूँ कैसे, ठीक है, क्यों होता है मैं इसका रीजन बताती हूँ। केले की पत्तियां बिल्कुल नहीं, पत्ती का कोई मतलब है, हाँ बंद गोभी की नहीं, बंद गोभी की जो पत्तियां होती है वो कोई इंडिकेटर थोड़ो ना, बंद गोभी की पत्ती आप फील करेंगे उसमें तो पत्ती ही होती है, तो ये भी नहीं होता। नींबू का रस नहीं, देखिए हल्दी होता है, आप कभी आपके कपड़े पे हल्दी लग जाता है तो देखिए बेस, ध्यान दीजिए क्षार, अगर आप उस पर सर्फ या निरमा या साबुन लगा देते तो रेड कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इंडिकेटर है कि एक बेस से क्रिया करने पर हल्दी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वो है सर्फ निरमा साबुन ये सब क्या है, एक बेस है, एक क्षार है, ठीक। तो हल्दी तो हो गया, देखिए नींबू का रस तो है नहीं, फिर दूसरा इसके साथ में लाल बंद गोभी का पत्ता, ये सभी देखे नहीं होंगे लेकिन इसको ये रट लीजिए, ठीक है। हल्दी का एग्जाम्पल तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन लग रहा है, फोर्थ। पहले एग्जाम में इलिमिनेट करना सीखिए, ठीक, जैसे आपको केले की पत्ती का भी लगेगा ऐसा नहीं है, तुरंत काट दीजिए, नमक तुरंत काटिए, बचा आपका हल्दी, तो हल्दी तो हर किसी में दिया है, नहीं इसमें नहीं दिया, ये तो पहले काट दीजिए, हल्दी के साथ आपका केले की पत्ती दिया है, नमक दिया, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। ओके, अब देखिए फिर आ गया आपके, देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर मिल रहे हैं एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन किस चैप्टर के, देखिए एक पदार्थ को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तमान में रखकर ढक दिया जाता है, थोड़ी मात्रा में मर्तमान में पानी डाला गया, मर्तमान का मतलब बर्तन होगा, ठीक है, और घोल के, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घोल को नीले लिटमस पेपर से, ध्यान दीजिए अभी मैंने बताया लिटमस पेपर एसिड बेस का सूचक कौन है, एसिड बेस का सूचक आपका लिटमस पेपर, जानते हैं कि लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और ये किससे बना होता है, लाइकेन से बना होता है, ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन ही है, लाइकेन से बनता है, LICHEN होगा, थोड़ा सॉरी स्पेलिंग गलत कर दिया, ठीक है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका और पूछा जाता है जो जनरल क्वेश्चन है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर का फॉर्मेशन। देखिए एसिड बेस का जो सूचक होता है लिटमस पेपर होता है, तो क्या कह रहा है, थोड़ी मात्रा में पानी में डाला गया घोल को नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया, कागज का लाल रंग हो जाता है, ठीक, जब लाल रंग हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण होगा। देखिए ये लाल रंग सूचक कर रहा है कि ये अम्ल है, ठीक, क्या रहा, चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस को ढक दिया जाए, थोड़ी मात्रा में पानी, यानी पानी मतलब H2O से क्रिया कर रहा है, कौन, MH2O, वो M इसी में से 4 ऑप्शन से है, ठीक है, इसी 4 ऑप्शन में से M है, घोल को नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया, कागज का रंग लाल हो गया, तो निम्नलिखित में से यम कौन सा हो सकता है। देखिए आपके क्षार, आप लोग जब वो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें क्षार धातुएं अधातुएं सब दिया गया है, ठीक है, जो मैग्नीशियम सोडियम वाला है ये अपना क्षार धातु में, ठीक है, तो इसमें से देखिए एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, कौन सा क्योंकि ये सब धातुएं हैं, सोडियम नहीं होगा, आपका जो सल्फर है, सल्फर धातु जो कि आपके क्षार धातुओं में नहीं आता, तो आपका आंसर कौन सा होगा, सल्फर, ठीक, तो आंसर नंबर 5 का आंसर डी। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते, ओके, देखिए आपके ऑप्शन दिया है पित्त रस, अग्नाशय रस, अमाशय रस एंड लसिका रस, ओके, लिम्फ, ओके, देखिए ये बहुत जनरल क्वेश्चन है एग्जाम का कि किस
उसमें रस नहीं होता। तो आपका जो पित्त रस है, पित्त रस, उसमें कोई एंजाइम नहीं होते, एंजाइम नहीं होता। पित्त रस क्या करता है, ये फैट के लार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये पित्त का काम करता है। ये क्या करता है, लिपिड के जो लाइपेज जो एंजाइम होता है लिपिड को तोड़ने वाले, उसको एक्टिव करता है, लेकिन इसमें कोई रस नहीं होता है। ये आपके कहाँ पे बनता है, ये बनता है आपके लीवर में। फिर एक क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, बनता है लीवर में, कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर पे, पित्ताशय में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक, तो अगर बस इसका क्वेश्चन क्लियर है, पित्त रस हमेशा ही पूछा जाता है। और एक चीज ये पूछा जाता है कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन लीवर या यकृत में होता है। लेकिन आपके एग्जाम में एक ऑप्शन दिया रहता है पित्ताशय, तो लोग ज्यादातर पित्त से पित्ताशय लगा देते हैं, लेकिन आंसर लीवर होगा या यकृत होगा। ठीक है, अग्नाशय रस होगा नहीं, क्योंकि इससे दो निकलते हैं, ये इंसुलिन निकलता है, ग्लूकोज, इससे गैस्ट्रिक जूस से आपके निकलता है पेप्सिन, रेनिन, ये सब। लसिका से भी आपके लिम्फ, ठीक है, इससे भी आपके क्या कहते हैं, जूस निकलता है। ठीक है, लेकिन आपके पित्त रस एकदम ऑप्शन क्लियर है। ये बहुत पेट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो किस घाव के अत्यधिक रक्तस्राव से निम्नलिखित किस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, किस विटामिन की कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, किसी घाव से, अच्छा हाँ, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव का, हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन में थोड़ा गलत पढ़ी थी, किसी घाव से अत्यधिक। तो देखिए हम लोगों के किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, पूछा, मेन मोटिव है क्वेश्चन का। तो देखिए आपके मैंने बताया था, मैंने इसी भी उस पर पढ़ाया है, आप लोग जाएंगे तो उसमें देखेंगे, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपके बड़ी आंत में सीकम होता है। ठीक है, चलिए वैसे बताते हैं। देखिए आपके, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए विटामिन सी तो होता नहीं, ये घाव को भरने में। विटामिन बी समूह, ये अलग चीज है, बी समूह नहीं है, डी भी नहीं है। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनने में एक अहम रोल करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, विटामिन के। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। मानव में सांस लेते समय अंतःश्वसन मतलब इनहेलेशन, इसकी इंग्लिश अगर जिसको इनहेलेशन होगी, कि प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या है। ठीक, सही उत्तर क्या है, नंबर 1, वायु अंदर जाती है तो पसलियां अंदर नहीं। देखिए आपका जैसे हमारा जो ये है सांस लेने, जैसे ऊपर हमारा ये चैम्बर में रहता है, हमारा जो लंग्स होता है ये चैम्बर में रहता है, और उस चैम्बर को ऊपर से नेक, नीचे से डायाफ्राम, ठीक, और ऊपर से स्टर्नम, आपकी जो एक हड्डी है स्टर्नम बोलते हैं, बीच में स्टर्नम, ठीक, ऊपर से, और दोनों साइड से हम लोग की रिब्स, हड्डियां, रिब्स, इसका मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ छोटा सा, तो ये क्लियर होगा। देखिए ये हमारा ऐसे अरेंजमेंट रहता है, ये हमारी हड्डियां होती हैं, एक केज बना होता है ऐसे। ठीक है, ये केज बना होता है, और यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, और इसी के अंदर हमारा लंग्स, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन और बनता है, आपके लंग्स में कोई मसल्स नहीं होते, वो सनकन होता है। अब तो सोचिए जब वो फूलेगा तो कहाँ जाएगा, तो इसी के अंदर, इसी गुफा में रहता है, जो प्रोटेक्ट भी करता है, बीच में स्टर्नम, पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, ऐसे अरेंजमेंट इसका रहता है। तो क्या कह रहा, मानव में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया के लिए सही स्पष्ट उत्तर क्या होगा। वायु अंदर जाती है तो पसलियां अंदर आती है, नहीं, क्या ये पसलियां अंदर, जैसे अगर ये अंदर आएगी तो जगह की कमी हो जाएगी, नहीं, पसलियां बाहर जाती हैं तुरंत। पहला जब ये बाहर जाएगा, सपोज बाहर गया तो इतना जगह इधर मिल गया, इतना जगह ये मिल गया, और क्या होता है, आप फील कीजिए, आप सांस खींचते हैं तो तुरंत यहाँ पे फेंडिक मसल्स लगी होती है, ये मसल टूट जाता है, मतलब छूट जाता है, टूट नहीं जाता। फिर ये भी सीधे फ्लैट हो जाता है, ये क्या है, डायाफ्राम, DIAPHRA, तो ये फ्लैट हो जाता है, तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है। ठीक, और ये वाला मसल्स, ये आपके जो पसलियां खींचे तेजी से, जब सोचिए जब आप सांस खींचेंगे तो ये जो मसल्स है यहाँ पे ये छूटेगा, जब ये छूटेगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको स्पेस मिल जाएगा। ठीक, और ये आपके जो रिब्स होते हैं ये बाहर चले जाते हैं, ऊपर उठते हैं और बाहर चले जाते हैं। क्या होता है, ऊपर उठते हैं, ऐसे ऊपर उठे, तेजी से आप हवा खींचे, ऊपर उठे, बाहर गए, और ये छूट जाता है। ये जो इसी मसल्स के छूटने से सब होता है। यहाँ फेंड्रिक मसल्स होते हैं, फेंड्रिक मसल्स होते हैं,
और ये मसल जैसे छूटता है तो क्या होता है, एक स्पेस बन जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर नहीं जाएगी, अंदर जाएगी तो जगह कहाँ कम पड़ जाएगी ना, और हवा भरने के लिए, आपके लंग्स को फूलने के लिए हवा वो चाहिए, और इसी के अंदर रहता है, जैसे ही ऊपर उठता है ये इतना जगह मिल जाता है दोनों साइड। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर की ओर नहीं, बाहर निकलती हैं, तो जब अंदर से प्रेशर करते हैं, तो जब प्रेशर करेंगे तो जो अंदर भरा हुआ हवा CO2 होता है वो बाहर जाता है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर की ओर आती हैं, बाहर निकलती है तो पसलियां अंदर जाती हैं, वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर आती हैं, तथा डायफ्राम, देखिए डायफ्राम नीचे मैंने पहले ही समझा दिया, डायफ्राम यहाँ आ जाता है, ये फेरेंजिक मसल छूटता है, यहाँ पे मसल्स होता है, ये मसल जैसे ही छूटता है, भाई कोई चीज आप सोचिए, कोई चीज इसको ये पकड़ के रखा है और तेजी से खिंचा हुआ, तो ये छूट जाएगा तो ये नीचे नहीं आ जाएगा, वही कह रहा है, डायफ्राम नीचे आ जाता है और ये ऊपर जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर होगा। ओके, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, मतलब ये कथन है और उसका निष्कर्ष है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है, चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। ओके, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण के साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन करता है, ठीक है। ओके, चंद्रमा एक ही मुख, हाँ ये इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण, ठीक है, ये इसके बारे में दिया गया है। चंद्रमा का एक मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है, ठीक है, ये सही है। कारण पृथ्वी इर्द गिर्द परिक्रमा के साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन करता है, ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी एक ही सिर में रहते हैं और क्या करता है, अपनी इसी उस पर गति करता है, क्या, इर्द गिर्द के साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी पर, ठीक है, अपनी सेंटर पर घूर्णन, मतलब घूमता, घूर्णन पूरा करता है, एक घूर्णन पूरा करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, सही तो है, ए भी सही है आपका और आर भी सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है। देखिए ए तो सही है, ये तो सही है कि आपका ए सही है, लेकिन कारण क्या, पृथ्वी इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ साथ चंद्रमा अपनी दूरी पर घूर्णन करता है, ठीक है, इसलिए तीनों एक साथ सीध में होते हैं। ओके, तो आज कथन और रीजन दोनों सही है। ओके, नीचे दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला कथन क्या है, शेर घास नहीं खाता। हाँ, हम लोग, जैसे हम लोगों में सेलुलोज, हम लोग, शेर भी मैमल्स है, हम लोग भी मैमल्स हैं, ठीक है, तो हम लोग घास नहीं खाते, क्योंकि देखो इसलिए भी नहीं खाता क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन है। देखिए बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन, हाँ इसका कंक्लूजन भी यही है, सही, एग्जैक्ट सही है कि शेर घास नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, क्योंकि हमारी बॉडी यानी मैमल्स में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो शेर भी एक मैमल सी है, ठीक है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सही, आर ए का नहीं, ये गलत है, ए सही है आर गलत, नहीं दोनों सही है, और सही रीजन भी है क्योंकि सेलुलोज का पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता। मैमल्स का भी नाम आएगा, किसी भी मैमल्स का नाम आता है तो उसका ऑप्शन सही जाएगा। एक्स, देखिए अब यहाँ पे नाम दिया, इन चारों में से एक्स कौन सा है, ठीक है। एक पुष्प विहीन और बीज विहीन, मतलब पुष्प विहीन मतलब जिसमें पुष्प ना हो, और बीज विहीन मतलब जिसमें बीज ना हो, जमीन पर उगता है, निम्नलिखित में यक्ष कौन सा हो सकता है। देखिए जो पुष्प विहीन हो और बीज भी ना हो जिसमें, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्लांट को कहते हैं क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस जिसमें फ्लावर ना हो, फ्लावर और बीज ना हो, सीड ना हो, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमस प्लांट की बात हो रही है, तो इसमें चीड़ का पेड़ तो नहीं हो, ऐसा नहीं है, सही है, आर्किड भी सही है। देखिए ये पर्णाग फंड, ठीक है, ये क्या होगा, जो कि आपका पुष्प विहीन है और बीज विहीन है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। इसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं जिसमें आपके ये सब नहीं बनते हैं, ठीक है, एक फ्लावर एंड सीड, क्लियर, तो उसमें आपके पर्णांग आते हैं। क्योंकि देखिए आपके एल्गी का भी नाम हो सकता था, लेकिन जमीन पे नहीं उगता है, जमीन पर उगता है, सॉरी एल्गी का नाम। चलिए, निम्नलिखित में कौन सबसे मजबूत प्राकृतिक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, इसका नाम हिंदी इंग्लिश होगा नेचुरल फाइबर। कौन कौन सा, ऊन, रेशम, फ्लीस, जूट, सबसे मजबूत पूछा है, ठीक है, जैसे आपका जूट भी है, लेकिन सबसे मजबूत कौन सा है, तो आपका रेशम है, जो कि
बॉम्बेक्स मोराई या डिफरेंट स्पीसीज के कीट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। या आर्थ्रोपोडा का एक कीट है जिससे आप लोग क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, जो मलबेरी के प्लांट पे रहता है, ठीक है। सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? देखिए इसका रीजन क्या होता है कि जैसे आप देखिए जो आपके धातु होते हैं, प्लास्टिक आपका धातु नहीं है ना, आपके धातु में उष्मा का संवहन होता है, ठीक है। उष्मा, जैसे आप कभी लोहे के रॉड को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे हो रहा है, संचरण हो रहा है, ठीक है। आप जैसे सपोज दैट लोहे के रॉड को आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब हीट होगा तो धीरे 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 आपके यहाँ तक आ जाता है, ठीक, क्योंकि उसमें उष्मा का संचलन। लेकिन आप प्लास्टिक में कभी फील करेंगे, कभी उसको ठंडा, क्योंकि उसमें उसका मेन रीजन होता है उसमें उष्मा का संवहन नहीं होता है। चलिए पहले वो पढ़ते हैं। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु उष्मा का बेहतर अवशोषक है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, मेन रीजन संवाहक होगा। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु उष्मा का बेहतर संवाहक है, ठीक है, कोई भी धातु। लेकिन क्या होता है, जैसे आप फील कर सकते हो भाई, कोई भी चीज गर्म करोगे धीरे से जब एक जगह से दूसरी जगह कन्वे, इसीलिए जो आपके किचन के सामान बनाए जाते हैं उसमें प्लास्टिक यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें जलने से बचाता है। अगर वो लोहे का होगा तो वहां से गर्म करते करते धीरे धीरे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वे होता है, इसी वजह से प्लास्टिक की ये क्या होता है, हैंडल से उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक इसलिए ठंडा महसूस होता है, ठीक है। धातु की अपेक्षा प्लास्टिक उष्मा का बेहतर, ये सब है ही नहीं, ये सेकेंड आंसर सही है, ओके। हम लोग आते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों का समूह है, ओके, जिसमें कई चीजों का मिक्सर हो, उसी को मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे वायु तो है, ओके, वायु है आपका, ओके। जल तो देखिए, अगर जल का किसी जल का नाम नहीं लिया गया है तो जल शुद्ध है, ठीक है। जैसे जल कई तरह के, आसु जल, तो जल को शुद्ध ही लेंगे जब तक। फिर लकड़ी में भी मिक्सर होता है, नमक नहीं है यहाँ पे, रेत है, ठीक। फिर यहाँ पे भी नमक नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए वायु हमेशा मिश्रण में नाम लीजिएगा क्योंकि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। आपके जल का ऑप्शन नहीं है, देखिए लकड़ी, वायु, रेत, हाँ ये है ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न मिश्रणों का समूह आपका क्या होगा, ठीक है, वायु, रेत और लकड़ी। देखिए एक क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब एक क्षण चुंबक, ठीक है, जो चुंबक का क्षण होता है, ये जानते हैं, अभी बताते हैं इसको क्यों। लोहे के बुरादे के समीप लाया जाता है तो आप फील करते होंगे लोहे का जो बुरादा है उसके अधिकांश किस बात पर, नॉर्थ, जानते हैं हमेशा आप चुंबक को किसी भी दिशा में लेके जाइए वो नॉर्थ साउथ रुकता है, नॉर्थ साउथ ही रुकता है। अब सपोज दैट हम चुंबक को यहाँ से भी आदर, देखिए नॉर्थ साउथ, सपोज दैट मैं बता रही हूँ, अब मैं चुंबक को यहाँ से भी काट दूंगी ना तो नॉर्थ साउथ, तो हमेशा आकर्षण इसके नॉर्थ और साउथ स्टेट पे होता है। इसलिए जो चुंबक का जो बुरादा होता है, लोहे का जो बुरादा होता है, आपके साइड किनारों पे रहता है। कभी भी चुंबक किसी भी स्टेट में लेके जाइए आप नॉर्थ साउथ में ही जाके रुक जाता है। इसी वजह से क्या होता है, चुंबक का लो बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, उसके जो आकर्षण बल होते हैं नॉर्थ और साउथ स्टेट में ही होता है। इसीलिए समीप, इसीलिए कह रहा है लोहे के बुरादे को समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग में, मध्य भाग में नहीं होगा, हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकता है और आकर्षण बल उसका नॉर्थ साउथ में ही ज्यादा होता है, केवल मध्य भाग में नहीं, सभी नहीं, दोनों किनारों पे। तो इसका नॉर्थ साउथ ही रीजन है कि नॉर्थ साउथ स्टेट पे ये रुकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये कॉलम दिया है और उसको मिलाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उसके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे विटामिन ए, ओके, पढ़ लेते हैं पहले। विटामिन ए, सी, डी, बी दिया, ठीक है, हड्डियों, और देखिए यहाँ आपको दिया गया है विटामिन और उसके मेल, ठीक, तो हमको मिक्स करना है कि कौन सा होगा। देखिए विटामिन ए हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम, ये तो आपका विटामिन डी होगा ना। चलो पहले पढ़ लेते हैं। फिर हमारी त्वचा और आंखों का नाम ही आया तो आपके कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर से, तो ए का सेकंड हो गया। चलिए विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य एवं स्वस्थ बनाने रखने के लिए। चलिए मिलाते हैं, विटामिन डी का क्या होगा, सी का क्या होगा,
हड्डियों और दांतों में, जहां भी विटामिन डी आ गया, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और उसका उपयोग करता है, ठीक है। फॉर्मेशन होता है विटामिन डी की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी मिलता है। फिर इसका आता है विटामिन सी। विटामिन सी बचा कई रोगों से लड़ने की क्षमता, ओके। फिर आता है विटामिन बी, शरीर की कोशिकाओं को विटामिन बी उपयुक्त कार्य और स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अब इस तरह से मिला लीजिए, ए का सेकेंड, बी का, हाँ, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, डी का, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, ओके। तो यही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी सही है, ठीक है, सही है, यही सही है। 16 का आपका सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन से अपक्रिया कर, देखिए आपके एसिड बेस से कितने क्वेश्चन आ रहा है। कोई तत्व ऑक्सीजन से अपक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है, ओके, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब लाल नीला हो गया तो क्या है ये, पहले यही समझ जाइए, क्षार है। नीला हो गया, लिटमस की बात कर रहा है, तो ये क्षार आ गया। एक यहाँ पे देखिए ऐसे एग्जाम में बड़ा सा दे देता है, मेन क्वेश्चन टफ लगने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, जैसे कोई तत्व मान लिया एक्स, ऑक्सीजन पे ऑक्साइड बनाया, ठीक, सपोज दैट ऑक्साइड बनाता है, जो भी है, सपोज दैट ये ऑक्साइड बनाया, जैसे एक तत्व है, ऑक्सीजन से क्रिया तो ऑक्साइड बना दिया। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए इसमें आपके दो ऑप्शन हो सकते थे, मैग्नीशियम भी हो सकता था, कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है, लास्ट का टॉपिक पढ़िए, देखिए आप बहुत लोग ऊपर से ही जाके फटाक से आंसर लगा देंगे, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो वो विलयन कौन सा होगा, कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वैसे अगर पूछता है, ये नाम ना देता तो आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, ठीक है। तो जानते हैं ऑप्शन पे डिपेंड है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो इसलिए इसका कैल्शियम होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है आंसर सही, ठीक है। या कहीं कुछ पढ़ लो तो नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत लोग मैग्नीशियम भी पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नीशियम क्या, जब ये ना पूछता कि CO2 का परीक्षण करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उसके भंडारण की विधियां दी गई, ओके। सही उत्तर का मिलान कीजिए। देखिए सोडियम धातु, फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं और पारा। देखिए मैं आप लोग की क्लास में, मतलब यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सोडियम धातु क्या करते हैं, पानी में डाल दो तुरंत आग लग जाता है, ठीक है। बहुत लोग इसको जादूगरी में और सब पहले यूज करते थे। हवा से क्रिया करता है, तो इसलिए सोडियम धातु को हम पानी से कनेक्शन से दूर रखते हैं। मैंने क्या बताया था कि मिट्टी के तेल में इसको भिगा के रखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले का ये लग गया ऑप्शन, ठीक। दूसरा क्या करता है, फास्फोरस। फास्फोरस का भी मैंने क्लास में बताया, फास्फोरस को मैंने क्या बताया था, किसमें ये रिएक्शन करता है, तो हवा से, तो इसको किसमें रखते हैं, फास्फोरस का मैंने किसमें बताया था, जल से। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पारा बचा, ठीक। ए का 4, देखिए अब जैसे एग्जाम में आपको आंसर नहीं आता तो आप लोग मिला लीजिए। ए का 4 हो गया, फास्फोरस का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, यहाँ पे कहीं पे बी का थर्ड दिया, ए का 4 तो नहीं, यही आंसर, और कहीं दिया ही नहीं, ए का 4। चलिए अब मतलब मैं बता रही हूँ। फिर आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्लास्टिक की शीशी में, ठीक है। उसके बाद आता है पारा। पारा एक कांच की शीशी में ही रखा जाता है, जो आपके उसमें भरा रहता है थर्मामीटर, तो उसमें क्या होता है, पारा ही भरा जाता है ना कांच के उसमें। तो इसका प्लास्टिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पारा एक कांच के बर्तन में, ठीक है। तो बी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य का कार्य नहीं है, देखिए नहीं वाले पे तुरंत नहीं पे ऑप्शन पे लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें आंसर गलत कर देते हैं। जैसे ही नहीं आया आप तुरंत नहीं पे टिक करिए। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं नहीं पढ़ती नहीं और ऑप्शन गलत कराती हूँ, ठीक है। पहले नहीं पे टिक कर दो। पहला, मृदा की संरचना को, भाई खाद तो मृदा की संरचना को सुधारता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं गलत है, नहीं आया है, ठीक है। तो ये तो सही है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति, कभी खाद आपूर्ति करता है पोषक तत्वों की, तो ये गलत है। और पढ़ लेते हैं, मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुष्टि, और पॉजिटिव आंसर ये ना, मृदा में जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना, तो ऑप्शन नंबर
जैसे नहीं ना पढ़ते तो आप शायद मुझे लगता है इसको या इसको कोई कर सकते थे, ठीक है। तो हमेशा नहीं पे पहले वहां पे गोला कर दीजिएगा कभी भी एग्जाम में सॉल्व करते समय, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 20 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अपनी सुरक्षा निश्चित करने के लिए, हाँ, तड़ित झंझा मतलब होता है बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा क्रियाकलाप मानव को नहीं, नहीं पे करो, नहीं करना चाहिए। यानी 3 आंसर तो कोई मतलब नहीं, एक जो बिल्कुल अपोजिट है जो नहीं करना चाहिए। पहले तार वाले फोन से बातचीत करना, ओके। जमीन पर उकड़ू बैठना, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इससे, ठीक है। मोबाइल का उपयोग करना, मोबाइल का भी कोई कनेक्शन नहीं है इससे। छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना, नहीं करना चाहिए। यानी 3 करना, 3 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें तार वाले फोनों से बातचीत क्योंकि करंट का कनेक्शन होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा, नहीं है ना, यही नहीं करना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल से आप उपयोग करो उसका कोई तार से, लेकिन जो तार वाले फोन से उसमें करंट की धारा प्रभावित हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित हो सकती है, क्योंकि, ठीक है। दो सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुको, ठीक है सर, 2 मिनट पास कर दीजिए, बात होने लगी है। तो ये था तो अपनी सुरक्षा, ये हो गया था तार वाले फोन की बातचीत। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूप 2005 के आदमी जमा नहीं आता, मतलब ये 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है, ठीक। ये सही भी हो सकता है, गलत मतलब होता है कि अप्रोप्रिएट, इसमें होता है कभी चारों सही लगता नहीं है, मतलब है में विज्ञान शिक्षा का नहीं। सैद्धांतिक, सिद्धांत मतलब कोई बता दिया बाबा जी, चमत्कार के सिद्धांत को नहीं मानते हम, साइंस प्रैक्टिकल मानते। अभी कभी कुछ ना समझ आए तो प्रयोग पे ध्यान, प्रैक्टिकल पे ध्यान, अनुसंधान पे ध्यान, ये सब चीजें साइंस मानते। पहले तो मुझे सिद्धांत वाले पे डाउट लगे, पर हाँ अनुभव, क्या कहा, अनुभव पे हम लोग कुछ चीज जब प्रैक्टिकल करते हैं, फील करते हैं, साइंस का मतलब ही कि कोई चीज प्रैक्टिकली चीजें, पुरानी ख्याल पे, अंधविश्वास पे, हम कोई कोई नया चीज बना दिया, रूल रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हम कुछ नया करें। साइंस ये मानता है आज के हिसाब से, ये भी नहीं मानता कि जो चीज आज सही वो कल भी सही होगा, चीजें बदल सही, ये साइंस मानती है। तो आप साइंस के तो थिंकिंग भी आपकी साइंटिफिक हो जाती है, अनुभव के आधार पर विज्ञान की ये मानता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी इकाई और मॉडल हाथों द्वारा तैयार करना, खुद से करना, किसी की चीज को मान लेना, तो मतलब पुराने हर चीज ऐसे मानता है कि हर चीज वक्त के हिसाब से बदलता है। विज्ञान के अवधारणों को जानने के लिए क्रियाकलाप और प्रयोगों, जहाँ अनुभव आता है, 4-5 चीजें, वो प्रैक्टिकल, अवलोकन मतलब अवलोकन के साथ चीजें करना, खुद करना आपने, ठीक है। वो पे जब ये प्रौद्योगिकी इकाइयों और मॉड्यूल को हाथों द्वारा खुद भी अनुभव लिया जाना, ठीक है। विज्ञान के उदाहरण प्रयोग करना, 3 पॉजिटिव आंसर इसमें आते। एक जहाँ सिद्धांत आ गया, सिद्धांत मतलब उसी को हम मानते हैं, हम लोग उसको नहीं मानते। कुछ सत्यापन के लिए योजनाबद्ध, मतलब योजनाबद्ध मतलब कोई चीज जो पहले से कर दिया गया उसी को मान ले, तो इन सब चीजों के खिलाफ है। हम प्रैक्टिकल मानते हैं, हम अनुभव मानते हैं, हम सामने से जो देखते हैं, तो ये होता है साइंस में और सैद्धांतिक चीजों में डिफरेंस। तो हम पुरानी चीजों को, मानी हुई चीज को मानते, हम खुद का अनुभव करते हैं, खुद की चीज बहुत पुराने ख्याल को, मतलब पुरानी चीजों को लेके चलते हैं, लेकिन हम लोगों का सोच, ठीक। तो आंसर नंबर फर्स्ट हुआ, तीनों सही है, क्योंकि अनुभव दिया, एक पॉजिटिव आंसर, खुद तैयार करना हाथों द्वारा, खुद करना, तीसरा विज्ञान, तीन पॉजिटिव आंसर। सिद्धांत का नाम आ जाए तो जानो तुरंत तो साइंस का देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से प्रश्न पूछती है, ओके, कौन सा अधिक भारी है, 1 किलो रुई, 1 केजी रुई क्या, दूसरा 1 केजी लोहा, हमें बता कैसे इसका आंसर। प्रतिभा कई छात्र मानते कि 1 केजी लोहा 1 केजी रुई अधिक भारी है, विचार
ये सही है। 1 किलो लोहा 1 किलो है। ये जानते हैं क्या होता है? अरे के साथ संकल्पना की परिभाषा द्वारा दोनों को विभिन्न आकार के रुई के गोलों और लोहे के टुकड़ों को हस्त प्रयोग कर और तोड़ने की अवसर देना नहीं। भारीपन और घनत्व के बीच में देखिए क्या होता है। घनत्व और भारीपन में देखिए घनत्व और भारीपन में क्या डिफरेंस? घनत्व जैसे ये हमारा 2 बॉल लेते हैं, एक उसके अंदर जो कितना द्रव्यमान है, उसके अंदर कितना द्रव्यमान हम उसको काउंट करते हैं। जैसे ये है आपका 10 केजी लोहा और 10 केजी, जानते हैं सपोज दैट ये गोला है और उसमें हम कोई चीज कितना भारी रखते हैं, कितना उसमें सामान को काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 खाली बॉल है, एक बॉल में 10 किलो का लोहा, जैसे इसमें कितना द्रव्यमान भरा, ठीक है, इसमें 10 किलो लोहा भर देते हैं और इसमें केवल रुई भर देते हैं, तो भार किसका होगा? एक पार्टिकुलर एरिया में कोई कितना उसका द्रव्यमान है उसको घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे घनत्व की संकल्पना का विकास होगा। विज्ञान के विद्यार्थियों को दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम मददगार क्या? सबसे कम मददगार यानी 3 मददगार है और एक नहीं। विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए 4 पोस्टर, विद्यार्थियों को एक करके प्रश्न पूछ दृष्टिकोणों के दृष्टिकोण को जानने के लिए समानता से विद्यार्थियों में साक्षात्कार न करना, साक्षात्कार करना, उनसे इंटरव्यू लेना, बातचीत करना, विद्यार्थियों को अपने विचारों, नक्शों, चित्रों, रेखाओं, चित्र अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करना। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए चाहते हैं क्या? वो अपने विचार को आप प्रोजेक्ट तैयार करो, कुछ काम करो, प्रैक्टिकल करो। इसको बोल रहा है गहनता से, अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं विद्यार्थियों के बारे में उसका साक्षात्कार करूंगी, उनके बारे में जानूंगी क्या है क्या है, ये चीज करूंगी। विद्यार्थियों को एक एक करके प्रश्न पूछ, हाँ बच्चों को पहले जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट जाते हैं तो की बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। ये है विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट और पोस्टर बना। देखिए अब इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज, चारों आंसर, ये वाला आंसर ये वाला आंसर बहुत ज्यादा, जो हमें 2 आंसर लगेंगे उसमें से हम दोनों में से एप्रोप्रिएट खोजेंगे, उस दोनों में से साइंस के बच्चों के पास। देखिए हम लोगों को ये दोनों से नहीं लग रहा, अपने विचारों, नक्शों, चित्रों, यहाँ भी कह रहे चार्ट और पोस्टर, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए कहना, एक किसी भी तरह के प्रोजेक्ट बनाना, दूसरा फिर पोस्टर बनाना। पोस्टर तो भाई तो साइंस में नक्शा भी, इसका वो भी बनाना, साइंस चीजें, ठीक है, वो सब चीजें। पहला ऑप्शन तो देखिए दोनों आपको सही लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है कि जो दोनों चारों सही लगता है, तो इस तरह के आंसर में पहले तो 2 गलत हो एकदम से वो काट दीजिए और जो सबसे ज्यादा सही हो, अभी दोनों में कंफ्यूजन है, इन दोनों में ज्यादा ये कहना व्यक्त करने के लिए कहना किसके द्वारा, एक चित्र के द्वारा, एक नक्शा के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, ये ज्यादा सही है। चार्ट और पोस्टर इसमें दिया है, बहुत कुछ दिया है, चारों सब इसमें खोजना टफ है। विद्यालय में विज्ञान मेला का आप देखिए पढ़ लीजिए। समाज में विद्यालय का अच्छा, विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने, विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा तो कोई कॉम्पिटिशन क्या है, अगर विज्ञान मेला आयोजित कर रहे हैं तो भाई हम लोगों का जो रुचि है उसको बढ़ा रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन में देखिए बच्चे कुछ नया बनाते हैं, तो ये तो उनका रुचि को डेवलप करना, इससे बेटर आंसर इसमें समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार तो हो ही नहीं सकता। प्रशासनिक आवश्यकता क्या है और प्रतिस्पर्धा, देखिए अभी फर्स्ट हमें कंफ्यूजन होगा फर्स्ट और डी में, तो हम ऐसे बी और डी में तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा को काटेंगे, पहले रुचि को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं 26 कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए वर्गीकृत करने, कार्य देने 30 पौधों को वर्गीकृत करने, 25 पौधों को वर्गीकृत करने, जांच आधारित को सर्वाधिक प्रोत्साहित करता है।
तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया। ओके, वैज्ञानिक छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाया और पौधों की वर्गीकरण छात्रों को अपने हिसाब से वर्गीकरण। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी आपका बच्चा जब आप बच्चे को खुद काम करने के लिए कहें और आप उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इन द सेंस कि आप उसमें क्या करेंगे, एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। इसका इंपॉर्टेंट रोल जैसे होता है कि बच्चे को काम करने दो, आपके गाइड में जब काम करेंगे तो बेटर करेंगे कि हम उनको करके तो बच्चे को करने देंगे और विचार विमर्श करने की उनको अनुमति देंगे और हम फिर उनको देखेंगे कि हाँ बच्चा बेटर। तो 26 आंसर सी हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करता है? ज्ञान अस्थायी, तुम लोग मानते हैं? हाँ अस्थायी। अभी मैंने कहा विज्ञान चेंज होता है, मैं नहीं मानती हूँ कि आज जो है वो कल रहेगा, आज जो है वो कल असत्य भी हो सकता है, तो अस्थायी। वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती है या अपने आसपास की दुनिया को व्याख्या करने का प्रयास है, ज्ञान का परम। ठीक है, अब इसमें से ए वाला तो एकदम है, में भी है, ये पहले कर दिया। दूसरा वैज्ञानिक व्याख्या है खंडन योग्य भी, अपने आसपास, ये भी सही है, सही है। चलिए चलिए आज की क्लास में ये